गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। तो इसके प्रिंसिपल अपन ने 5 प्रिंसिपल पढ़ लिए थे 6 में से। तो ये अपना जो लास्ट प्रिंसिपल बचा है इसके बारे में अपने देखते हैं अभी। अब इसमें छठा जो प्रिंसिपल है वो है इसका थेरेपी। ठीक है, 5 प्रिंसिपल कौन कौन से थे? अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, प्रोटेक्शन, ये जो 5 पढ़े अपने। उसके बाद में लास्ट में जो आता है जैसे वो है थेरेपी। थेरेपी मतलब एक प्रकार से उपचार करना, कोई ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं उसको थेरेपी बोलते हैं। एक चीज़ थेरेपी कब दी जाती है? आफ्टर इन्फेक्शन। एक चीज़ ये याद रखना, थेरेपी कब दी जाती है? आफ्टर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के बाद में, यानी कि संक्रमण होने के बाद में, या फिर रोगकारी पौधे को, हेल्दी प्लांट को कभी थेरेपी नहीं देते। जो रोगकारी पौधा होता है या फिर जिसके अंदर जो रोग ग्रसित पौधा होता है उसके अंदर अपने थेरेपी देते हैं। तो और जो थेरेपी देने वाला जो केमिकल होता है उसको क्या बोलते हैं? थेरेप्यूटेंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? थेरेप्यूटेंट। यानी कि कोई भी एजेंट जो थेरेपी देता है वो थेरेप्यूटेंट हो सकता है वो केमिकल हो या फिर हीट हो, दोनों तरीके की होती है। ठीक है, कीमोथेरेपी, अब इसके अंदर जो केमिकल से जो थेरेपी दी जाती है उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? केमिकल का सीड ट्रीटमेंट, इन्फेक्टेड सीड के अंदर अपने इसको केमिकल ट्रीटमेंट कर देते हैं, वो केमिकल ट्रीटमेंट हो गया। थर्मोथेरेपी है तो थर्मोथेरेपी में क्या होगा? हॉट वाटर ट्रीटमेंट और हॉट एयर ट्रीटमेंट। ठीक है, दोनों तरीके के होता है। स्टीम ट्रीटमेंट भी होता है, भाप से भी ट्रीटमेंट करते हैं। वो किसके अंदर करते हैं? अपन शुगर कैन के जो सेट होते हैं ना उसके अंदर, शुगर कैन के अंदर अपने स्टीम का ट्रीटमेंट करते हैं कि भाप से उसको, उसमें सेट को अपने ट्रीट करते हैं उसको। इसके बाद आता है ट्री सर्जरी। ट्री सर्जरी के अंदर क्या होता है? इन्फेक्टेड प्लांट का जो पार्ट होता है, ठीक है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनमें सर्जरी करनी पड़ती है, उस भाग को काट के और उस जगह पे केमिकल लगा के और उसको वापस से उसकी सर्जरी करके, यानी कि उसको वापस से उसको सेट कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं अपने ट्री सर्जरी। ठीक है, रिमूवल ऑफ डिजीज पार्ट को, कोई भी डिजीज पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा, इसके अंदर कुछ ही नहीं है। छठा प्रिंसिपल बिल्कुल इजी है। थेरेपी होता है कीमोथेरेपी, थर्मोथेरेपी और ट्री सर्जरी। 3 प्रकार की चीज़ होती है थेरेपी के अंदर। केमिकल से होता है वो केमिकल वाला थर्मोथेरेपी, कीमोथेरेपी, और जो थर्मल होता है, जो हीट से होता है, वो थर्मोथेरेपी। ठीक है, अब इसके अंदर ये थेरेप्यूटेंट का ये याद रखना है बस। ठीक है, इसके अंदर केमिकल की प्रॉपर्टी भी आती है, कुछ केमिकल्स होते हैं वो अपने क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर केमिकल के भी। ठीक है, अब इसके बाद में आता है देखो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है, यहाँ पे कुछ इतना कुछ खास नहीं है। डेफिनेशन जिसको लिखना है, नोट करना, वो इसके अंदर से देख के लिख लेना। यहाँ पे डिजीज का, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की डेफिनेशन, इसको डिफाइन किया गया है। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट मैंने पहले भी बताया, सभी मेथड्स को ऐसे यूज करना है कि उसमें अपने इन्वायरमेंट को भी नुकसान कम हो और इको फ्रेंडली हो, और दूसरा उसके साथ में कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी कि अपनी बचत के साथ साथ में और लेवल भी उसका, जो डिजीज कंट्रोल का लेवल हो वो भी उसका हाई हो, यानी कि अच्छा होना चाहिए वो। तो उन सभी मेथड का कॉम्बिनेशन, कोई भी डिजीज का अपन कंट्रोल करते हैं तो आइडियम ये हो गया कि सारे जो मेथड होते हैं डिजीज कंट्रोल के, उनका ऐसा कॉम्बिनेशन जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, इको फ्रेंडली हो, और इकोनॉमिक इंजरी, जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है वो, या फिर अपना जो लॉस होता है उसको मिनिमाइज करने वाला होता है। तो वो सारे मेथड क्या कहलाते हैं? उस प्रकार से डिजीज कंट्रोल करना क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब इसके अंदर एक पॉइंट है अपना मेथड्स ऑफ आइडियम। ठीक है, मेथड्स ऑफ आइडियम। तो मेथड्स इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन में पूछता है। देखो बड़े क्वेश्चन 2 चीज से बनेंगे, एक तो तुम्हारे बनेंगे प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल सबको याद होने चाहिए, 6 के 6 प्रिंसिपल अगर जिसको याद है, अगर 6 प्रिंसिपल अच्छी तरीके से याद है, उसको मेथड याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो इन्हीं प्रिंसिपल में से मेथड लिख सकता है। ठीक है, अगर आपको मेथड भी याद नहीं रहे, और मेथड तो इसके बजाय इजी रहता है, तो अगर आपको मेथड याद नहीं रहता है तो आप प्रिंसिपल के भी जितने भी जो पॉइंट है ना, तो प्रिंसिपल के पॉइंट सारे लिख दोगे तो वो भी सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे किसमें? मेथड्स में। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर मेथड बिल्कुल सिंपल है, चाहे आईडीएम हो चाहे आईपीएम हो, इनके मेथड सब एक जैसे होते हैं। कल्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, ये सारे जो कंट्रोल के मेथड होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि अपने यहाँ पे डिजीज भी पेस्ट है,
तो वैसी प्रकार से यहाँ स्पेसिफिकेशन है अपने डिजीज के पास, ठीक है, डिजीज का कंट्रोल करना है। इसी प्रकार निमेटोड का भी तो हो सकता है, इंटीग्रेटेड निमेटोड मैनेजमेंट। तो मेथड तो वही होते हैं, प्रिंसिपल इसके अलग होते हैं, वही प्रिंसिपल होते हैं वो मेथड्स के अंदर आते हैं। जो मेथड जो क्या होते हैं वो सारे के सारे जो प्रिंसिपल पढ़े थे वो सारी चीज़ें इसके अंदर अपने अलग अलग करके डिवाइड करके पढ़ना होता है। बस बात वही है कि प्रिंसिपल के अंदर जो चीज़ें थी वो तो एक तरीके से एक प्रिंसिपल के हिसाब से बनाया था, और मेथड जो होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। उसके अंदर मेथड्स के अंदर भी बहुत सारी टेक्निक होती है। अब देखो इसमें कल्चरल मेथड है। कल्चरल मेथड मतलब कल्चरल प्रैक्टिसेज होती है, उनके द्वारा डिजीज को कंट्रोल करना। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ बताता हूँ। प्रिंसिपल में अपन ने क्या पढ़ा था? एवॉइडेंस। प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था अपन ने? एवॉइडेंस। एवॉइडेंस के अंदर अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। एवॉइडेंस, डिजीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं अपन? एक चीज़ देखो, सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, तो ये अपने एक पॉइंट था उसके अंदर। दूसरा था उसके अंदर सिलेक्शन ऑफ फील्ड। सिलेक्शन ऑफ फील्ड, तो फील्ड का सिलेक्शन किया था, ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी, डेट ऑफ सोइंग और इरिगेशन मैनेजमेंट, ठीक है, इरिगेशन मैनेजमेंट था। और उसके बाद में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट भी था और सॉइल की पीएच मैनेजमेंट भी था। तो अवॉइडेंस का मतलब ये हो गया। देखो अवॉइडेंस के अंदर क्या था? सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। अगर मैं ये बोलूं कि जियोग्राफिकल एरिया का सिलेक्शन करना और सिलेक्शन ऑफ फील्ड का सिलेक्शन करना एक कल्चरल प्रैक्टिसेज होती है, तो इसमें कोई गलत थोड़ी है। तो क्या कल्चरल प्रैक्टिसेज ही तो कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ ही नहीं कर रहे। कल्चरल प्रैक्टिसेज अपना कृषि की जो क्रियाएं होती है, नॉर्मल क्रियाएं हैं, वही सारी की सारी किसमें आ गई? इसके अंदर। अब ये देखो इसके अंदर कोई दिक्कत थोड़ी कल्चरल प्रैक्टिसेज लिखने में। एक अपना प्रिंसिपल काफ़ी है, अवॉइडेंस अपने को पूरी तरीके से याद है तो अपने कल्चरल प्रैक्टिसेज पूरे आराम से हो जाएंगे। अब दूसरा देखो इसके अंदर होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस क्या था? अपना एक प्रिंसिपल था ना, रेजिस्टेंस एक प्रिंसिपल था। तो अब रेजिस्टेंस के अंदर कितने बताए थे मैंने? ओलिगोजेनिक, पॉलीजेनिक, मोनोजेनिक, ये अलग टाइप था। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का अलग था। मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल अलग अलग थे। तो वो सारे के सारे किस में आ गए? कितना ही लिख दो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के अंदर, HPR के अंदर कितना भी। इसका एग्जाम में पूछे तो क्या बोलते हैं इसको? HPR बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस बोलते हैं। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस कितने टाइप का होता है? एपरेंट रेजिस्टेंट अलग होता है जिसमें टॉलरेंस आता है, डिजीज एस्केप आता है, और उसके अंदर रेजिस्टेंस के टाइप कितने होते हैं? मोनोजेनिक जीन के आधार पे और वेंडर प्लैंक के आधार पे, मॉर्फोलॉजिकल या और स्ट्रक्चरल या फिर मॉर्फोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल रेजिस्टेंस। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? रेजिस्टेंस में। केमिकल कंट्रोल है तो केमिकल कंट्रोल में तो बहुत ईजी है। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटेक्टेंट और थेरेप्यूटेंट, दो ही तो बताए थे मैंने। इसके अंदर ज़्यादा क्या होते हैं? प्रोटेक्टेंट और थेरेप्यूटेंट। एक होता है इरेडिकेंट। ये तीन कैटेगरी याद रखना तुम लोग, एग्जाम में पूछते हैं इनके बारे में क्वेश्चन, देखो ध्यान देना इस पे। प्रोटेक्टेंट होते हैं इन्फेक्शन से पहले यूज। प्रोटेक्टेंट होते हैं कोई भी संक्रमण होने से पहले जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं डिजीज कंट्रोल में, उनको बोलते हैं प्रोटेक्टेंट ग्रुप। ये जो ग्रुप होता है ये नॉन सिस्टेमिक ग्रुप होता है, ठीक है। प्रोटेक्टेंट होता है वो नॉन सिस्टेमिक टाइप के होते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेंट। जैसे थायरम का एक एग्जाम्पल याद रख लो ना, ठीक है। दूसरा आता है थेरेप्यूटेंट। थेरेप्यूटेंट हमेशा काम में लिया जाता है आफ्टर इन्फेक्शन। थेरेप्यूटेंट हमेशा काम में लिया जाता है आफ्टर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद में जो काम में लिया जाता है केमिकल, उसको बोलते हैं थेरेप्यूटेंट। और इरेडिकेंट ये होते हैं सिस्टेमिक, ठीक है, सिस्टम्स के ये प्लांट सिस्टम में फैल जाते हैं, ठीक है। इरेडिकेंट होता है यूज किया जाता है आफ्टर इन्फेक्शन, ठीक है, आफ्टर इन्फेक्शन इसको यूज किया जाता है। और पर्पज क्या होता है? टू किल। पर्पज क्या होता है इसका? टू किल, मारने का पर्पज होता है। मारने के पर्पज से जो केमिकल यूज किया जाता है, कुछ कैटेगरी के होते हैं वो लाइम सल्फर वगैरह जो होते हैं वो इरेडिकेंट के कैटेगरी के होते हैं। वो क्या करेंगे? पैथोजन को मारने का, सोर्स से हटाने का, इल्यूमिनेट करने का जो काम करेंगे वो होते हैं इरेडिकेंट, ठीक है। तो ये तो है इसका केमिकल के बारे में, ठीक है। तो केमिकल का ये ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में पूछेंगे, ब्लैंक्स में पूछ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन के बाद में यूज़ किया जाने वाला जो केमिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन से पहले यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, और पैथोजन को मारने के लिए जो काम में लिया जाता है वो कौन सी कैटेगरी होता है, उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं, उनको इरेडिकेंट बोलते हैं। इन्फेक्शन के बाद जो थेरेपी के रूप में काम में लिया जाता है थेरेप्यूटेंट, और जिनको इन्फेक्शन से पहले काम में लिया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए उनको प्रोटेक्टेंट। फिजिकल मेथड है, तो फिजिकल मेथड के अंदर अपन ने एक चीज पढ़ी थी, देखो फिजिकल मेथड एक मैं बताता हूँ इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं मानूं इसमें जैसे प्रोटेक्टेंट, अपने जो प्रोटेक्शन पढ़ा था, एक प्रिंसिपल पढ़ा था, तो उसके अंदर एक चीज आया था नाम हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट और हॉट एयर ट्रीटमेंट, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें किस में आती है, देखो ये फिजिकल मेथड होते हैं, ये क्या होते हैं, फिजिकल मेथड होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, मेथड याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से इसे बनाना, कोई एग्जाम में पूछेगा 100% बताता हूँ मैं, एग्जाम में 100% आने के चांसेस है इसके। अब इसके अंदर क्या पूछेगा कि डिफाइन आईडीएम, आईडीएम की डेफिनेशन लिखनी है तुम लोगों को, सबसे पहले पूछेगा डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद पूछेगा और मेथड्स ऑफ आईडीएम, ठीक है, या पूछ लेगा मेथड्स ऑफ आईडीएम एंड डिस्क्राइब एनी टू, डिस्क्राइब एनी टू, उसमें से दो आपको डिस्क्राइब करने हैं कंप्लीटली। चाहे तो आप कल्चरल को पूरा डिफाइन कर देना, इसके सारे मेथड जैसे ये लिखे हैं मैंने, ये सारी प्रैक्टिसेज लिखना है उसके अंदर, चाहे फिजिकल को कर देना चाहे केमिकल को कर देना, ठीक है। या फिर वो स्पेशली बोलेगा कि आप कल्चरल मेथड को और बायोलॉजिकल मेथड को डिफाइन करना है, तो कल्चरल और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना इसके अंदर, ठीक है पूरा। और कुछ नहीं है, आराम से इसके अंदर कितना भी स्कोर बना सकते हो, सिर्फ पॉइंट लिखने पे आपको इतने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको कोई दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तुम लोग फेल होने के चांसेस रहेंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। जो प्रिंसिपल है एक बार बैठ के ढंग से देख लिए तो पूरा का पूरा अपने आइडिया आराम से हो जाएगा, ठीक है, मेथड्स हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक। अब इसके अंदर देखो फिजिकल मेथड, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, वही चीज़ है, बार बार बताने से फिर तुम लोगों को भी सही नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है नया, वही चीज़ है। देखो फिजिकल कंट्रोल मेथड के अंदर मैंने बता दिया था हीट ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट प्लस हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, और एक सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट। अब ये किसने दिया था, देखो लूथरा ने, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट किसने दिया था, लूथरा एंड सत्तार ने दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट किसने दिया था और किसके लिए दिया था। तो लिए जो बंट और स्मट जैसी डिजीज होती है ना, स्मट के लिए, लूज स्मट जो डिजीज होती है उसके लिए दिया था, ठीक है, लूज स्मट ऑफ व्हीट, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। हॉट वाटर ट्रीटमेंट जेनसन ने दिया था, ठीक है, ये किसने दिया था, जेनसन ने दिया था। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, देखो 52 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए सीड को रखते हैं, ठीक है, 52 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, इतना गर्म पानी लेके उसको 30 मिनट तक भिगो देते हैं, ठीक है। उससे पहले उसको ठंडे पानी में भिगोते हैं, फिर उसको गर्म पानी में भिगोते हैं, फिर उसके बाद में उसको एक केमिकल डालते हैं और फिर उसको छाया में सुखा देते हैं। तो ये सिंपल सा प्रैक्टिस है, ठीक है, ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट होगा। एग्जाम में पूछे तो कैसे लिखना है कि जेनसन ने दिया था, 52 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं 30 मिनट के लिए, और जो सीड बोर्न डिजीज होती है उनके लिए ये प्रैक्टिसेस अपनाई जाती है। सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट के बारे में पूछ ले, लूथरा ने दिया था, धूप में सुखाया जाता है सीड को, और उसके अंदर भी टेम्परेचर कितना हो जाता है, देखो 40 से 45 डिग्री के लगभग टेम्परेचर हो जाता है, और सीड बोर्न डिजीज कंट्रोल करने के लिए, जैसे लूज स्मट डिजीज जैसी कंट्रोल करने, बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिसेस अपनाई जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल सा, इसको डिफाइन भी कर देना, और दोनों चीज़ हो गई इसमें, ठीक है। अब फिजिकल कंट्रोल हो गया, इसके अंदर एक चीज़ और होती है इसके अंदर, देखो फिजिकल के अंदर अपने एक और बात करें, एक चीज़ इसके अंदर हो गया, मानो एक प्रैक्टिस और होती है जिसको तुम लोगों को याद करना है, देखो वो होती है सोइल सोलराइजेशन, सोइल सोलराइजेशन, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार,
ठीक है। सोइल सोलराइजेशन किसको बोलते हैं, सिंपल सा है, 2 नंबर या 3 नंबर में डेफिनेशन में भी पूछे तो सोइल सोलराइजेशन होता है, देखो कोई भी इरिगेटेड फील्ड होता है उसको पॉलीथीन मल्च से कवर कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर रेज हो जाता है, ठीक है। वो 40 से 45 डिग्री के लगभग टेम्परेचर पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उस पर क्या होता है, मोस्टली जो बैक्टीरिया, सोइल बोर्न बैक्टीरिया और जो फंगस, ज़्यादा तो क्या होती है, फंगस के जो स्पोर और बैक्टीरिया जो होते हैं वो इतने पे किल हो जाते हैं। तो वो एक प्रैक्टिस होती है, वो सोइल सोलराइजेशन कहलाती है। फील्ड को इरिगेट करके उसको पॉलीथीन कवर से ढक देते हैं और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसी मेथड से, उसी टेक्निक से क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों, सोइल की वो जो सोलर रेडिएशन आएगी तो अंदर सोइल के अंदर तो पहुंच, पॉलीथीन कवर के अंदर तो आ जाएगी लेकिन बाहर नहीं निकलेगी, तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसी टेम्परेचर को क्या करेगी, सोइल को बढ़ा देगी। तो वो मेथड होता है सोइल सोलराइजेशन। तो ये भी एक ट्रीटमेंट है अपने, फिजिकल मान लो इसको, कल्चरल भी है, दोनों टाइप का। देखो ठीक है, फिजिकल मेथड है वैसे तो सोइल सोलराइजेशन है, और वैसे मैकेनिकल में भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको अलग ही याद रख लेना सोइल सोलराइजेशन को। तो ये एक फिजिकल मेथड में लिख देना, इसको चलेगा ये भी, ठीक है। सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट हो गया, हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, सोइल सोलराइजेशन भी लिख देना उसके अंदर। अब इसके बाद आता है देखो कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड के अंदर ये थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, मैं तुम लोगों को इसमें से सिर्फ पॉइंट बताता हूँ। कल्चरल मेथड में क्या, कल्चरल मेथड मैंने पहले ही बता दिया, सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, वही चीज़ याद करनी है जो मैंने पहले बताई थी। तो इसके अंदर जो अवॉइडेंस का जो प्रिंसिपल था और एक्सक्लूजन का और इरेडिकेशन का, तो ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, देखो कल्चरल प्रैक्टिसेज में ही आते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अवॉइडेंस, जो प्रिंसिपल पढ़ा था उसके अंदर जो जितनी भी अपन ने मेथड या फिर उसके अंदर जितनी भी टेक्निक पढ़ी थी, तो वो सारी की सारी क्या प्रैक्टिसेज जो थी वो किस में आती है, कल्चरल प्रैक्टिसेज के अंदर। अब कल्चरल प्रैक्टिसेज में देखो, अब बिल्कुल सिंपल है, तुम लोग तुक्के भी मार सकते हो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। कल्चरल प्रैक्टिसेज मैं बताता हूँ, देखो सिंपल सी बात है। एक तो होता है क्रॉप रोटेशन। अब इसके अंदर क्या लिखना है, कुछ भी नहीं है, फोकट के नंबर है ये, देखो क्रॉप रोटेशन लिख दिया, इंटरक्रॉपिंग कर दिया, इंटरक्रॉपिंग कर दिया, मिक्स क्रॉपिंग कर दिया, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग, क्रॉप का ही बता रहा हूँ, ट्रैप क्रॉप लगा दिया, डिको या ट्रैप क्रॉप बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रैप क्रॉप कर दिया, इरिगेशन मैनेजमेंट कर दिया, ठीक है, इरिगेशन मैनेजमेंट कर दिया। और अब इसके अंदर देखो सोइल का पीएच, दूसरा सोइल अमेंडमेंट्स वगैरह यूज़ करके उसके अंदर मृदा का सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या लिख सकते हैं अपने इसके अंदर, देखो डेट ऑफ सोइंग, डेट ऑफ सोइंग, इरिगेशन मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ फील्ड, सिलेक्शन ऑफ फील्ड, सिलेक्शन ऑफ सीड, सिलेक्शन ऑफ सीड, हेल्दी सीड है या फिर क्या है उस प्रकार का। तो ये देखो बहुत सिंपल इतने में कितने लिख दो चाहे। इंटरक्रॉपिंग, कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिनके साथ में अपन इंटरक्रॉप करते हैं तो उनके अंदर कुछ एलिलोपैथिक इफेक्ट जैसे होता है ना, उसी प्रकार से क्या होता है, उनकी रूट से कुछ ऐसे केमिकल्स या फिर ऐसे एल्केलॉइड्स डेवलप होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे डिजीज जो होने के चांसेस होते हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं। तो वो कुछ इंटरक्रॉप करने से उसका फायदा होता है। मिक्स क्रॉपिंग भी वही पर्पज हो गया इसके अंदर, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग या फिर इसका क्या होता है, कुछ क्रॉप के अंदर ऐसे होता है कि मिक्स क्रॉपिंग कर देते हैं तो जैसे वायरल डिजीज होती है तो इंसेक्ट वेक्टर का उसके पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। ट्रैप क्रॉप होता है इंसेक्ट वेक्टर के लिए, कुछ वायरल डिजीज कंट्रोल करने के लिए। इरिगेशन मैनेजमेंट होता है सोइल बोर्न, सीड बोर्न, सोइल बोर्न डिजीज जैसे, उसमें इरिगेशन का सबसे बड़ा रोल रहता है। क्रॉप रोटेशन का सबसे ज़्यादा रोल रहता है, क्रॉप को बदल के बोएंगे तो उसमें इन्फेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। डेट ऑफ सोइंग, अर्ली सोइंग, लेट सोइंग जैसे प्रिंसिपल में पढ़ा था कैसे डिजीज़ को अवॉइड करती है। सोइल का पीएच मेंटेन करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा पीएच पे डिजीज ज़्यादा होती है और कुछ लो पीएच पे ज़्यादा होती है, तो उसको अपन चूना और जिप्सम से अपने उसको मैनेज करके अपने उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर नाइट्रोजन जैसे फर्टिलाइजर ज़्यादा डालने से डिजीज ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको एडिक्वेट यूज़ करते हैं। सिलेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड का ऐसा सिलेक्शन करना जहाँ पे पहले से कोई बीमारियाँ नहीं हो। सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, देखो वो पूरी की पूरी चीज़ें वही जो एवॉइडेंस के अंदर पड़ी थी, तो वो सारी की सारी किस में आ जाती है, कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये सारी क्रॉप, देखो मल्चिंग कर दो, ये भी तो है ना, मल्चिंग करना भी तो क्या हो गया, एक कल्चरल प्रैक्टिसेस हो गया ना। मल्चिंग करते हैं, रोगिंग कर दिया,
रोगिंग, रोगिंग का मतलब इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट को रिमूव कर देना। तो ये सब चीज़ें किस में आ रही है देखो, कल्चरल प्रैक्टिसेज में। तो ये पॉइंट लिख लेना चाहिए, तो जो मैंने लिखे हैं एक एक। अब इसमें कुछ भी लिख देना, तुम लोगों को सब याद रहता है, तुक्के मारने तो आते ही, वही सब चीज़ें लिखनी है इसके अंदर, कुछ ही नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। रोगिंग है, मल्चिंग है, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉप, मिक्स क्रॉप, ट्रैप क्रॉप, इरिगेशन मैनेजमेंट, सोइल पीएच, डेट ऑफ सोइंग, फर्टिलाइजर, सिलेक्शन ऑफ फील्ड और सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। काफ़ी है, सफिशियंट है इतना, ठीक है। सोइल सोलराइजेशन भी लिख देना इसके अंदर, ज़्यादा किसी को आता हो तो। अब उसके बाद देखो इसके अंदर ये कल्चरल प्रैक्टिसेज होगी, इसको ज़्यादा नहीं ध्यान देना, ये कंप्लीट मैं बताता हूँ। देखो ये फील्ड एंड प्लांट सैनिटेशन, इसके भी बहुत आगे से आगे पॉइंट होते हैं, इतना नहीं जाना, मेजर अपने जो पॉइंट होते हैं उसको लिखना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फेलोविंग हो गया, मोनोकल्चर, मिक्स क्रॉपिंग, डेट ऑफ सोइंग, ये इरिगेशन मैनेजमेंट, होस्ट का न्यूट्रिशन, तो ये सारी कल्चरल प्रैक्टिसेज में आती है, ठीक है। अब जैसे सीड है तो प्लांटिंग मटेरियल डेवलप करना होता है, तो सीड डेवलप करना होता है, तो सीड के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेज होती है। हार्वेस्टिंग टाइम का, साइट ट्रीटमेंट, नर्सरी बेड का ट्रीटमेंट, क्लीनिंग ऑफ सीड, ये सैनिटेशन के भी बहुत सारे मेथड होते हैं। देखो मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप डेब्रीज को मैनेजमेंट करना होता है, और डिजीज प्लांट को मैनेज करना होता है। इरिगेशन वाटर का रोल रहता है, ठीक है। क्रॉप पीरियड, क्रॉप फ्री जोन, ऐसे एंड क्रॉप फ्री जोन का, उसमें क्रॉप पीरियड या फिर क्रॉप फ्री जोन का भी रोल रहता है इसमें। और इसके अंदर क्या, नॉन होस्ट या डेड होस्ट का भी रोल रहता है। मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट वेक्टर, वीड, कोलेटरल होस्ट, अल्टरनेट होस्ट, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती है, सैनिटेशन के अंदर, ठीक है। तो वही कल्चरल प्रैक्टिसेस में लिख देना। रिमूविंग ऑफ फील्ड सैनिटेशन, एक और पॉइंट ऐड हो गया इसके अंदर। देखो एक और पॉइंट ऐड करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं अलग लिख देता हूँ। अपने सबसे पहला फील्ड फिजिकल जो कल्चरल मेथड में क्या करोगे, फील्ड का सैनिटेशन, ठीक है। फील्ड का सैनिटेशन, या फिर रिमूविंग ऑफ कोलेट्रल और अल्टरनेट होस्ट, कोलेट्रल और अल्टरनेट होस्ट को रिमूव करना, वीड होस्ट को रिमूव करना, अल्टरनेट होस्ट रिमूव करना और उनको जला देना, ठीक है। दूसरा सिलेक्शन ऑफ फील्ड, सिलेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, तो ये पॉइंट लिख देना। उसके बाद में क्या लिख सकते हो, इंटरकल्चर, ठीक है। इंटरकल्चर इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं अपने उसके अंदर, इंटरक्रॉप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन लिख देना। इरिगेशन मैनेजमेंट लिख देना, इरिगेशन मैनेजमेंट, इसको आगे तो तुम लोग लिख ही दोगे, जैसे प्रिंसिपल में था तो वो डिटेल में पढ़ लेना, पिछली क्लास में लिखा था वही, वो याद होगा तो वो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इरिगेशन मैनेजमेंट हो गया, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो गया। उसके अलावा पॉइंट लिखना है तो मल्चिंग लिख देना, मल्चिंग, रोगिंग, ठीक है। और क्या लिखा था अपन ने, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉप और पीएच, सोइल अमेंडमेंट, ठीक है। सोइल अमेंडमेंट्स का यूज करना, मृदा सुधारक का, ठीक है, अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रैक्टिस है, तुम आराम से लिख सकते हो उसके अंदर। तो ये आ जाएगा कल्चरल मेथड के अंदर। फिजिकल के अंदर कुछ नहीं था, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट और सोइल सोलराइजेशन उसमें लिख देना, ठीक है। और उसके बाद में आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करना, इसकी एक डेफिनेशन याद आती है, तो इसमें याद रखना डेफिनेशन एक, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर क्या होता है, लिविंग थिंग्स को डिजीज कंट्रोल के लिए जब अपन अप्लाई करते हैं या फिर उनको उपयोग में लेते हैं, तो उस चीज़ को जो कंट्रोल, उस कंट्रोल को अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या चीज़ हो सकता है, एक तो देखो बोटेनिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बोटेनिकल्स होते हैं, और प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो ये बायो एजेंट हो गए, ये क्या हो गए, बायो एजेंट। बायो एजेंट की डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखोगे, एन ऑर्गेनिज्म दैट यूज टू कंट्रोल डिजीज, डिजीज कंट्रोल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है उसको क्या बोल देते हैं अपन,
बायो एजेंट, ठीक है। और बोटेनिकल्स होते हैं जो प्लांट के द्वारा अपने कोई भी प्लांट का जो रस या उसका जूस होता है या फिर प्लांट का एक्सट्रैक्ट जब यूज किया जाता है तो उनको अपन बोल देते हैं बोटेनिकल्स। तो बोटेनिकल्स भी तो बायोलॉजिकल में ही आ गया ना। लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो लिविंग थिंग्स में बोटेनिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप के होते हैं। और लिविंग थिंग्स का यूज करना कोई डिजीज कंट्रोल के अंदर या फिर उसके द्वारा कोई बीमारी को कंट्रोल करना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं किस तरीके से होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, अगर इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म क्या होता है इसके अंदर। अब एग्जांपल लिखना है इसके अंदर, तो एग्जांपल में क्या लिख दोगे, देखो ट्राइकोडर्मा एक एग्जांपल लिख देना। एक फंगस होती है जो दूसरी फंगस को मारती है, ये क्या होती है? एक फंगस। दूसरा होता है स्यूडोमोनास, ये क्या होता है? स्यूडोमोनास। तो ये बैक्टीरिया होता है जो फंगस और बैक्टीरिया दोनों को मारता है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल लिख देना। ट्राइकोडर्मा सबको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं ट्राइकोडर्मा के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है, ये उसका भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो ये एक बायोएजेंट है, ये भी बायोएजेंट है। उसके अलावा पर जैसे नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, जो नीम सीड का जो सीड होता है, दाना होता है, उसका एक्सट्रैक्ट या फिर इसका ऑयल, नीम ऑयल भी होते हैं, या फिर उसका जो लिक्विड निकलता है उसको निकालते हैं। तो एक्सट्रैक्ट जो निकालते हैं वो भी इसमें बोटेनिकल्स में होता है, तो बायोएजेंट की तरह काम करता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ तो होगी अपनी बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में बेसिक बात, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ चीज़ होती क्या है, मेन जो होता है बायोएजेंट का। जब बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करते हैं तो वहाँ बात होती है जो बायोएजेंट होते हैं वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनका सबसे बड़ा रोल रहता है, और इनके रोल के अंदर देखो 2-3 चीज़ें होती है। एक नाम याद रखना, एंटागोनिज्म, एंटीबायोसिस और कंपटीशन। ये होता है इसका मैकेनिज्म, ठीक है। कंपटीशन या फिर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन करना या कंपटीशन करना दोनों एक ही बात है। एंटागोनिज्म का मतलब और एंटीबायोसिस का मतलब, देखो एंटागोनिज्म का मतलब तो ये हो गया कि अगर कोई बायो एजेंट कोई रोग कारक पैथोजन पे डायरेक्ट उसको अटैक करके उसकी ग्रोथ को रोक देता है, सीधा डायरेक्ट उसको किल करने का काम करता है, तो वो तो हो गया एंटागोनिज्म, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म होता है किस किस के बीच में? बायो एजेंट और ये क्या होता है? एक बायो एजेंट और पैथोजन के बीच में होने वाला एक मैकेनिज्म होता है जिसमें एक बायो एजेंट पैथोजन को डायरेक्ट किल करने का काम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंटागोनिज्म, ठीक है। या फिर उस इफेक्ट, अगर उसको इफेक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, मतलब अपोजिट इफेक्ट, ठीक है। एक तो देखो दो जीवों के बीच में कोई रिलेशन होता है तो एक तो प्रमोट करता है, प्रमोट करना मतलब उसको सहारा देता है, ठीक है। दूसरा उसकी टांग खींचता है। तो बायो एजेंट हमेशा पैथोजन की टांग खींचता है, तो उस टांग खींचने वाले प्रभाव को बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, मतलब अपोजिट इफेक्ट होता है उनके बीच में, ठीक है। एक एसोसिएशन होता है दो जीवों के बीच में, ठीक है, जैसे होता है ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये इसी प्रकार से मान लो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, लेकिन नेगेटिव टाइप का ऐसे हो गया कि नेगेटिव इफेक्ट होता है। सिम्बायोटिक तो होता है पॉजिटिव, कि एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, लेकिन एक नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है दो जीवों के बीच में, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को मारने का काम करता है। तो वो डायरेक्ट मारने का या फिर उसकी फीडिंग करता है, तो उसको बोल देते हैं अपन एंटागोनिज्म। जैसे एलिलोपैथी होता है ना, एलिलोपैथी किसमें होता है? एलिलोपैथी इफेक्ट होता है प्लांट और वीड के अंदर, ठीक है, क्रॉप प्लांट और वीड के अंदर। उसमें क्या होता है, उसकी रूट के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड बनते हैं जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, जो अपने होस्ट जो क्रॉप जो होती है उसको मारने का काम करते हैं। तो वो कुछ हैबिट होती है वीड्स के अंदर, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है, तो वो एलिलोपैथी इफेक्ट होता है। इसी प्रकार से बायोएजेंट का पैथोजन पे जो इफेक्ट होता है उसको एंटागोनिस्टिक इफेक्ट या एंटागोनिज्म बोलते हैं, उसको मारने का काम करते हैं। एंटीबायोसिस का मतलब हो गया अगर कोई बायो एजेंट, एंटीबायोसिस का मतलब हो गया अगर कोई बायो एजेंट कोई कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब कोई टॉक्सिक कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब कोई विषकारी पदार्थ डेवलप करता है, ठीक है, कोई विषकारी पदार्थ डेवलप करता है जो कि पैथोजन की जो ग्रोथ होती है उसको सप्रेस करने का काम करती हो, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन? एंटीबायोसिस, ठीक है। तो वही चीज़, एक तो एंटागोनिज्म क्या करेंगे सीधा, एक अगर अपने सीधा किसी की बात करेंगे, एक तो सीधा उसको खा गया,
उसको मारने का काम करती है, तो उसको पैथोजन को खाने का काम कर गया, एंटागोनिज्म हो गया। एंटीबायोसिस मतलब उसको खाएगा नहीं, उसके पास में रहेगा, लेकिन बायो एजेंट होगा। वो बायो एजेंट क्या करेगा, कोई ऐसा टॉक्सिक यानी कि विषकारी पदार्थ पैदा करेगा, जो सब्सटेंस होंगे वो सब्सटेंस कोई पैथोजन को डायरेक्ट मारने का काम करेंगे, जैसे फंजीसाइड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक काम करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक नहीं बोल सकते, वो एक एंटीबायोसिस हो गया, एक प्रोसेस हो गई, वो एक क्रिया हो गई। उस क्रिया के द्वारा क्या होता है, किसी जीव के द्वारा ऐसे पदार्थ पैदा किए जाते हैं जो कि पैथोजन की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, तो उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, एंटीबायोसिस। तीसरा होता है कंपटीशन। कंपटीशन तो देखो सीधा सा है, सबके बीच में कंपटीशन है, भागदौड़ किसके बीच में, इनकी खाने के चक्कर में। तो खाने का कंपटीशन हो गया, मतलब फूड का कंपटीशन, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, यानी कि उसको कंपटीशन, न्यूट्रिशन का जो कंपटीशन होता है, उस वजह से भूख मरने की वजह से बायो एजेंट को मरना पड़ता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर आता है। कॉमन जो इसका मैकेनिज्म होता है, जो बायो एजेंट का काम करने का तरीका, बायो एजेंट किस किस तरीके से काम करता है, एक तो वो एंटागोनिज्म की तरह काम करेगा, दूसरा एंटीबायोसिस उसका मैकेनिज्म होता है, तीसरा कंपटीशन होता है। एक और चीज़ होती है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन बता देता हूँ, वो होता है इंड्यूस रेजिस्टेंस। इंड्यूस रेजिस्टेंस, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि ना तो उस पर इफेक्ट डालेंगे पैथोजन पे, और ना प्लांट पे कुछ ऐसा इफेक्ट डालेंगे उन, या फिर वो अपना काम खुद भी नहीं करेंगे, और मतलब दूसरा क्या करेंगे, वो एक चीज़ ऐसा करेंगे कि जो होस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर चेंज कर देगा। जैसे मानो ये प्लांट है, इसके रूट के पास में ऐसा जीव होता है, वो होता है स्यूडोमोनास, ठीक है। ये उसको क्या बोलते हैं, स्यूडोमोनास। ये होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, पीजीपीआर बोलते हैं इनको, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया होते हैं ये स्यूडोमोनास और बेसिलस, जो इनके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, देखो ये मानो ये बैक्टीरिया है, तो ये रूट के जब पास में आएगा तो पौधे के अंदर एक्टिवेट करेगा कुछ ना कुछ ऐसा, ठीक है। वो क्या करेगा, पौधे को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करना मतलब उसके जीन एक्टिव हो जाएंगे। जीन एक्टिव होना मतलब पौधे के अंदर कुछ सिग्नल्स भेजेंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। पौधे में क्या पैदा हो जाएगा, रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, अपनी रूट को या फिर इन्फेक्शन से बचाने के लिए पहले से कुछ ना कुछ वेपन्स तैनात कर देगा, कुछ ना कुछ वेपन्स वो बना के छोड़ देगा, ताकि जब पैथोजन अटैक करने आए तो वो अटैक भी नहीं कर पाए और साथ में मर भी जाएगा। तो वो चीज़ें क्या होती है, इंड्यूस रेजिस्टेंस, ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी होती है। ये भी क्या होता है, एक बायो कंट्रोल जो एजेंट होता है उसका एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं लिखना। बायोलॉजिकल कंट्रोल में लिखोगे तो क्या लिखोगे कि वे जीव जिनको डिजीज कंट्रोल में काम में लिया जाता है, तो वो तो हो गए बायो एजेंट, और उन जीवों के द्वारा कोई डिजीज को कंट्रोल करना क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। उसके अंदर बोटेनिकल्स भी आते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। एग्जाम्पल में लिख देना, उसके बाद में लिखना कि मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। मैकेनिज्म में क्या लिखोगे तुम लोग, एंटागोनिज्म, एंटीबायोसिस और कंपटीशन और इंड्यूस रेजिस्टेंस, 4 तरीके से वो डिजीज को कंट्रोल करते हैं। तो ये हो जाएगा सीधा सा बायोलॉजिकल कंट्रोल। बाकी इसमें लिखने को कितना भी लिख दो, कोई एंड नहीं है, अंत नहीं है इस चीज़ का। ये देखो बहुत सारा है इसके अंदर, कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना अपने को, सिंपल याद रखना इसने। अब इसके अंदर देखो, अब है इसके अंदर होस्ट रेजिस्टेंस। अब होस्ट रेजिस्टेंस के अंदर पहले भी बता चुका हूँ मैं, बार बार वही चीज़ नहीं दोहराऊंगा। होस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी जीव के अंदर उसका बॉडी का ही ऐसा स्ट्रक्चर या फिर उसकी बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म या फिर उसका गुण, उसका एक करेक्टर होता है कोई भी जीव का, जो कि डिजीज को रजिस्ट करने का, ठीक है। उसके अंदर इतनी पावर होती है, या फिर डिजीज पे ओवरकम करने का जो, यानी कि डिजीज पे ओवरकम करने का जो करेक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक प्रकार से गुण हो गया कोई भी जीव का, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट दैट सप्रेस पैथोजन एंड डिजीज डेवलपमेंट। पैथोजन को सप्रेस करने का या डिजीज डेवलपमेंट को रोकने का जो प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट रेजिस्टेंस। होस्ट रेजिस्टेंस के बहुत सारे उसके अंदर बताया था मैंने। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस होता है, कितने टाइप का होता है। एपेरेंट रेजिस्टेंस भी एक टाइप होता है, वो कुछ अलग टाइप का होता है। एज के साथ में भी एक टर्म आई थी अपने
ओंटोजेनिक रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ टाइप लिखे, अलग अलग टाइप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? ओंटोजेनिक रेजिस्टेंस होता है, एपरेंट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये कुछ अलग एग्जांपल होते हैं, ये भी एक प्रकार होते हैं रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो इसमें तो क्या पढ़ा था अपन ने? एक तो पढ़ा था डिजीज का टॉलरेंस, ठीक है, और एक आता है डिजीज एस्केप, एक आता है डिजीज को एस्केप करना। ये कोई ऐसा पर्टिकुलर जीन का एक्टिवेशन नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है। देखो, टॉलरेंस का मतलब ये हो गया, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो जिनमें डिजीज तो हो जाती है, लेकिन वो उसको सहन कर जाते हैं, इतना लॉस उसके अंदर दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो वो चीज़, वो प्रॉपर्टी आती है टॉलरेंस। एस्केप करना, चकमा देना, एस्केप करने का ऐसा होगा कि उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि उसकी जब सूटेबल, जो उसका अटैक का जो कंडीशन होगा या जो टाइम होगा, उस टाइम को वो कंप्लीट कर लेगा पहले ही, तो उसको बोलेंगे डिजीज एस्केप करना। इसी प्रकार से ओंटोजेनिक रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंट प्लांट है, एज के साथ में रेजिस्टेंस में चेंज होना, कमी आ जाना, वो चीज़ आती है ओंटोजेनिक रेजिस्टेंस। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पढ़ा था और वर्टिकल रेजिस्टेंस पढ़ा था। ये था वेंडर प्लैंक के अकॉर्डिंग, एपिडेमियोलॉजी का जो फादर है, उसने अपने अंदाज में कुछ जीन के आधार पे या फिर पौधे के अंदर प्रॉपर्टी या फिर जीन के आधार पे इसने क्लासिफाइड किया था, तो इसने बता दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजिस्टेंस। दोनों को अच्छी तरह से डिफाइन कर चुका हूँ, और पढ़ लेना इसको। ठीक है, पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ा था। इसके अलावा क्या था, जीन के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन किया था, मोनोजेनिक, ठीक है, कुछ नहीं है ज़्यादा इसके अंदर, ओलिगोजेनिक, पॉलीजेनिक, ठीक है, और इसके अलावा एक साइटोप्लाज्मिक और होता है वो। ठीक है, तो मेन 3 टाइप के होते हैं ये। ठीक, मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल रेजिस्टेंस, वो भी एक कैटेगरी है। ठीक है, तो ये अपने रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस तो देखो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस सबसे अच्छा मेथड होता है डिजीज कंट्रोल करने का, सबसे अच्छा और कम खर्चीला। ठीक है, सबसे बेस्ट और कम खर्चीला। अगर सीड बोर्न की बात करें तो सीड बोर्न डिजीज कंट्रोल करने के लिए अपने क्या करते हैं, सबसे अच्छा मेथड पूछा जाए तो वो क्या होता है, सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, दूसरा, फील्ड क्रॉप को अगर कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने का सबसे अच्छा मेथड किसे माना जाता है, रेजिस्टेंस। उसका सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस की कैटेगरी होगी। अब रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए क्या क्या अपनाते हैं अपने, देखो, सिलेक्शन करना। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर रोग नहीं होता, तो उनकी क्या करते हैं अपन, पेडिग्री लेते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं। अच्छे अच्छे पौधे जिनके अंदर डिजीज नहीं होती उनको सेलेक्ट कर लेना, सीधा सा ब्रीडिंग में जैसे पढ़ते हैं, वो हो गया सिलेक्शन। म्यूटेशन, कई बार पौधे के अंदर ऐसा परिवर्तन हो जाता है अचानक से, अकस्मात जो परिवर्तन होता है उस वजह से क्या होता है, उसके अंदर कुछ जीन एक्टिवेट हो जाता है जो डिजीज़ को स्प्रेस करता है, तो वो म्यूटेशन हो जाता है। अपने आर्टिफिशियली भी म्यूटेशन करा सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, देखो क्रॉसिंग करवाना, सीधे सी बात है। हाइब्रिडाइजेशन, एक जीन को दूसरे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर उसको जेनेटिकली उसको ट्रांसफ़र करना, क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद आता है केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है, सब जानते हो। केमिकल मेथड में क्या चीज़ होती है, देखो, केमिकल के अंदर यानी कि एक केमिकल एजेंट को यूज करना। ठीक है, डिजीज कंट्रोल के लिए एक केमिकल एजेंट को, रासायनिक तत्व का यूज करना क्या कहलाता है, केमिकल कंट्रोल कहलाता है। इसमें कैटेगरी होती है, केमिकल के कुछ टाइप होते हैं। देखो, एक तो होता है प्रोटेक्टेंट, मोड ऑफ एक्शन के आधार पे बता रहा हूं मैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे। ठीक है, प्रोटेक्टेंट, थेरेप्यूटेंट, इरेडिकेंट और एंटीस्पोरुलेंट। एंटीस्पोरुलेंट ये चीज़ होती है इसके अंदर। ठीक है, एंटीस्पोरुलेंट भी हो गया। इसके अलावा एक नाम और ग्रुप होता है इसके, देखो, फंजीसाइड। ठीक है, फंजीस्टेट, ये 2 ग्रुप और होते हैं इसके अंदर, फंजीसाइड और फंजीस्टेट होता है। देखो, एक चीज़ तो इसके अंदर देखो, प्रोटेक्टेंट
केमिकल का ग्रुप इसके अंदर क्या होगा, फंजीसाइड का क्लासिफिकेशन लिखे तो इसके अंदर क्या होता है, उनके एक्शन के आधार पे ये किस टाइप का हो सकता है, प्रोटेक्टेंट, थेरेप्यूटेंट, इरेडिकेंट और एंटीस्पोरुलेंट, 3-4 प्रकार का हो गया। इसके अलावा एक अदर क्लासिफिकेशन होता है उसको फंजीसाइड। फंजीसाइड का मतलब समझते हो, एग्जाम में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे इसके बारे में, ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि फंगस को मारने के काम में लिया जाता है क्या कहलाता है, फंजीसाइड। कवकनाशी, ब्लैंक्स में पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। ऐसा केमिकल कंपाउंड जो फंगस को मारता नहीं है लेकिन उसकी ग्रोथ को रोकता है क्या कहलाता है, फंजीस्टेट। उसको क्या बोलते हैं, फंजीस्टेट। तीसरा आता है, एक चीज़ और आती है इसके अंदर, एंटीस्पोरुलेंट, जो कि फंगस को मारता भी नहीं है, ग्रोथ को भी नहीं रोकता, लेकिन स्पोर बनने को रोकता है, मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन को कम करता है, तो वो आ जाता है एंटीस्पोरुलेंट। इरेडिकेंट बता चुका हूँ, थेरेप्यूटेंट बता चुका हूँ, प्रोटेक्टेंट बता चुका हूँ, ठीक है। प्रोटेक्टेंट इन्फेक्शन से पहले, थेरेप्यूटेंट इन्फेक्शन के बाद, इरेडिकेंट जिसको मारने के पर्पज से काम में लिया जाता है। तो ये ग्रुप हो गया। केमिकल कंट्रोल में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, डेफिनेशन लिखनी है, ये इसको कैटेगराइज करके इसके आगे 2-2 लाइन लिखोगे, आधा पौना पेज भर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ इसमें दी है, डिटेल में लिखना है तो लिख लेना कोई भी, ठीक है। ये था अपना लास्ट पार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये था ना, कल्चरल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, होस्ट रेजिस्टेंस हो गया, फिजिकल कंट्रोल हो गया और केमिकल कंट्रोल हो गया। तो ये आईडीएम के मेथड्स हैं, सिंपल, इसके अंदर सीधा सीधा याद करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। महाभारत पॉइंट टू पॉइंट लिखना, शॉर्ट एंड स्वीट लिखोगे, अच्छा एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल भी इसमें से लिख लेना, ठीक है। इसके अलावा अपने एक चीज़ और है, देखो अब इसके बाद अपने पढ़ने की चीज़ है ये आईडीएम मॉड्यूल, आईडीएम मॉड्यूल्स। ये तुम लोगों को ना तो कहीं मिलेंगे, ना कोई बुक में मिलेगा, ना कोई नोट्स में मिलेंगे। अगर किसी ने लिखा भी है तो उसका आईडीएम मॉड्यूल मिलेगा आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस 10 लाइन, हद से ज़्यादा बस 10 लाइन के बीच बीच में तुम्हारा आईडीएम इतना ही मिलेगा, कहीं लिखा हुआ मिलेगा। और आईडीएम का एक क्वेश्चन आता है बड़ा, ठीक है, इसमें मेजर क्वेश्चन आएगा और मेजर क्वेश्चन के अंदर जैसे क्या पूछेगा, आईडीएम मॉड्यूल या फिर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ ग्राउंडनट, ऑफ व्हीट, ऑफ शुगर केन, ऑफ राइस, ऑफ मस्टर्ड, ऑफ ग्राम, इनमें से किसी का भी एक आईडीएम मॉड्यूल पूछ लेगा, फ्रूट क्रॉप का भी पूछ लेगा। अब तुम लोग ग्राउंडनट का आईडीएम मॉड्यूल लिखोगे, 6 से 8 लाइन भर दोगे, 10 लाइन भर दोगे, और वो मानो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये सफिशिएंट है क्या? उसके अंदर कम से कम 2 या 2.5 पेज लिखने पड़ेंगे। तो 2-2.5 पेज लिखोगे तो इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कहने का मतलब यही है, पूरे पॉइंट में लिखवाऊंगा तुम लोगों को कैसे लिखना है, आईडीएम मॉड्यूल बनाते कैसे हैं, किस प्रकार से इसके अंदर पॉइंट लिखने हैं, पास होने का भी तरीका है, याद करोगे तो अच्छे अच्छे और भी मेथड बता दूंगा इसके अंदर। तो इसको ढंग से जो मैं लिखवाऊंगा उसको तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है, पूरे नोट्स बना लेना इसके अंदर वीडियो के देख के, ठीक है। अब इसके अंदर पूरा इतना नहीं है कि मैं सब चीज़ बोल बोल के ऐसा बताऊंगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे इसके अंदर क्या चीज़ होगी। देखो एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली मेन बात तो यही है, देखो आईडीएम के अंदर क्या चीज़ है, डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, दोनों तुम लोगों के पढ़े हुए हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। देखो आईडीएम जैसे मानो सबसे पहला अपने पढ़ेंगे वीट का प्रिंसिपल और मेथड, सब याद कर लेना अच्छे से, 2-4 बार 10 बार बोल चुका हूँ। अगर किसी को पास भी नहीं होना, कसम ही खा रखी है, तो कोई भी मत पढ़ना। वीट का आईडीएम है, समझ में नहीं है तो पूछ लेना, और भी और तरीके से बता सकता हूँ उसको, इजी होना, किसी को टफ लग रहा हो तो और भी इजी तरीका बता दूंगा उसका। वीट का जैसे अपने को आईडीएम लिखना है, ये एग्जाम में अपने इसके सिलेबस के अंदर है, तो वीट का आईडीएम लिखने के लिए अपने क्या करेंगे, देखो वीट के आईडीएम में सबसे पहली बात अपने वीट की डिजीज का पता होना चाहिए, ठीक है, वीट की डिजीज का पता होना चाहिए। अब आईडीएम अपन ने पढ़ा है, मॉड्यूल पढ़ लिए, प्रिंसिपल पढ़ लिए, मेथड्स पढ़ लिए, अब अपने को करके देखना है कि ये काम करते हैं या फिर ऐसे ही किताबों में लिखा हुआ है।
तो अब इसके अंदर अपनी सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आईडीएम, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने वीट क्रॉप पढ़ रहे हैं और उसके अंदर अपने सिर्फ रस्ट डिजीज का ही आईडीएम कर रहे हैं। रस्ट डिजीज को कंट्रोल करना कोई आईडीएम नहीं होता है। रस्ट डिजीज कंट्रोल कर देंगे तो उसका कोई पर्पज नहीं है। रस्ट को कंट्रोल करना एक तो होता है देखो मैनेजमेंट, ठीक है, एक होता है कंट्रोल। इसमें भी देखो डिफरेंस होता है। कंट्रोल हो गया मतलब रुक गया, कंप्लीटली स्टॉप हो गया, ये क्या हो गया, स्टॉप। मैनेजमेंट के अंदर स्टॉप नहीं होता, उसको इतना बैलेंस रखते हैं उस चीज़ को, पैथोजन और या डिजीज को अपने इतना बैलेंस रखते हैं ताकि अपना जो इकोनॉमिकल जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है और इकोनॉमिकल इंजरी लेवल जो होता है उसको पार नहीं करे, ठीक है। पॉपुलेशन जो होती है वो इस लेवल को पार नहीं करे, तो इस चीज़ को बोलते हैं अपने मैनेजमेंट करना, कि सारी प्रैक्टिसेस अपनाओ और इसको अप्लाई करो और उस डिजीज को इन लेवल से नीचे रखो, उसको तो बोलते हैं मैनेजमेंट। कंट्रोल करना, अब सीधा सा बात, कंट्रोल की बात करें तो मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ आती है, केमिकल। उसका मतलब क्या हो गया, केमिकल। कंट्रोल तो कौन करेगा, रोकने का काम। सडन क्विक जो चीज़ होती है उसका इफेक्ट किसका आएगा, कंट्रोल। अब कल्चरल प्रैक्टिसेस से मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, उस चीज़ को स्टॉप करना मतलब वहीं पे रोक देना। रोकने का मतलब वहाँ केमिकल डालेंगे तो वो अपने आप रुक जाएगा, वही कंट्रोल हो गया। तो इसमें ऐसे तो है नहीं कि IDM ही लिखते हैं ना, IDC थोड़ी लिखते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल नहीं लिखते ना, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करना है तो सारी डिजीज मैनेजमेंट करना है वीट का, तो वीट का मैनेजमेंट करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने रस्ट डिजीज को ही कंट्रोल कर दिया तो वो उसका मैनेजमेंट हो गया, ये नहीं है। उसका मतलब ये हो गया कि वीट के अंदर सभी जो जितनी भी नुकसानदायक बीमारियां होती है उन सबका एक ऐसा मॉडल तैयार करो ताकि वो सारी की सारी बीमारियां एक साथ कंट्रोल हो जाए, उसको बोलते हैं एक परफेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कहीं नहीं मिलेगा तुम लोगों को लिखा हुआ, खुद से मेहनत करोगे तो और भी अच्छा लिख सकते हो, लेकिन मैंने जो किया, जो मेरे पास जो लिखा हो मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि कैसे लिखते हैं इसको। टेक्निक आनी चाहिए, मैटर बाकी सब मिल जाएगा, टेक्निक पता होना चाहिए और लिखा हुआ भी है मेरे पास सब चीज़ें, इसके अंदर मैं डिटेल में बता दूंगा तुम लोगों को। अपने इसका डिस्कस करें सीधा एक बार। जो देखो इसके अंदर क्या करना है, पहले तो वीट का अपने डिजीज़ की बात करते हैं। तो वीट की डिजीज़ पढ़ी है अपन ने, इसके अंदर क्या आता है देखो, एक तो आता है रस्ट, एक आता है इसके अंदर स्मट, एक आता है इसके अंदर बंट, और इसके अलावा क्या होता है ईयर कोकल वगैरह, या फिर इसको बोलते हैं अपन टुंडू डिजीज। कुछ निमेटोड भी होते हैं, ठीक है, इनका भी इफेक्ट रहता है। तो ये देखो सीधा सीधा मेजर जो नुकसान करने वाली होती है रस्ट, 3 टाइप की आती है इसके अंदर। 3 कौन कौन सी आती है, ब्लैक, ब्राउन, येलो, ठीक है। 3 ये हो गई। स्मट आती है इसके अंदर, लूज स्मट, एक आता है इसके अंदर फ्लैग स्मट, बंट आता है इसके अंदर करनाल बंट और हिल बंट। हिल बंट इनता नहीं है अपने, नहीं आता, करनाल बंट आता है अपने। ट्विंडू ये क्या होता है, बैक्टीरिया और जो ये इसके द्वारा होता है ना निमेटोड से, ठीक है, एंग्विना ट्रिटिसाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई। तो ये चीज़ें अपने को कंट्रोल करनी है। अब देखो इसके अंदर कैसे करेंगे, मुझे ऐसे ऐसी चीज़ें देखनी है कि इसके अंदर कब कौन सी स्टेज पे कौन सी डिजीज़ नुकसान करती है, और इनके सारे के सारे जो मेथड्स होते हैं उनका पता करना पड़ेगा कि कैसे कैसे होता है। पैथोजन के नाम लिखो तो सबसे अच्छी बात है, नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। ब्लैक रस्ट है तो इसका पक्सीनिया है, पक्सीनिया, एरिकोनडिटा, स्ट्राइफॉर्मिस और ये जो ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, जो ये 2-3 है, इसके तीनों नाम याद रखना। इसमें तीनों लिखो तो लिख देना। स्मट में लूज स्मट में एस्टी लागू होती है, ठीक है, न्यूडा और ट्रिटिसाई। और ये बंट, बंट के अंदर करनाल बंट होता है, निवोसिया इंडिका, ठीक है। तो इसके अंदर हिल बंट और निवोसिया फोइटिडा कैरीज, ये पूरा कोजल ऑर्गेनिज्म तुम्हारे याद है तो लिख देना, नहीं ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या करना है, उसके बाद लिखेंगे इसमें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ वो देखेंगे कि अपने कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है। सोइल से लेके सीड, सीड से अपने क्रॉप, ठीक है, ये स्टेज पे चलना है अपने को, ठीक है। सोइल का चलना है, सोइल का सबसे पहले अपने पहले क्या चीज़ लिखेंगे अपने, फील्ड सैनिटेशन। क्या लिखेंगे, फील्ड का
सैनिटेशन, मैंने खेत की सफाई कर दी, मतलब रिमूवल ऑफ वीड और कोलेटरल होस्ट, रिमूवल ऑफ वीड और कोलेटरल होस्ट, रिमूवल ऑफ वीड्स और कोलेटरल होस्ट जो होते हैं उनको रिमूव कर देता हूं मैं, ठीक है। पहली चीज ये होगी। अब देखो फील्ड सैनिटेशन का सबसे बढ़िया फायदा कौन सी बीमारी के अंदर होता है, देखो फील्ड सैनिटेशन करना हो गया, इसके अंदर देखो रस्ट का भी उसके अंदर इफेक्ट होता है, तो रस्ट के जो प्लांट होते हैं या फिर जो वॉलंटियर प्लांट रहते हैं कई बार, तो वो उसके अंदर काम कर जाते हैं। स्मट का इनोकुलम फील्ड के अंदर रहता है, स्मट का इनोकुलम कहाँ रहता है, डेड पार्ट जो होता है उसके अंदर चला जाता है, सोइल के अंदर चला जाता है, तो उस वजह से, ठीक है, बंट का भी रह जाता है, तो इन दोनों के लिए अपने काम आता है, ठीक है। फील्ड सैनिटेशन हो गया, साफ सफाई करना पूरे तरीके से, ठीक है, डेब्रीज को भी हटाना, वो भी आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद मैं लिखूंगा इसके अंदर जैसे यूज ऑफ डिजीज फ्री सीड, यूज ऑफ डिजीज फ्री सीड। अब देखो डिजीज फ्री सीड यूज करूंगा तो मुझे किस चीज में फायदा होगा, एक तो टुंडू डिजीज जो इसके अंदर किस में इन्फेक्शन होता है, सीड के अंदर, सीड बोर्न हो गया, स्मट सीड बोर्न हो गया, बंट सीड बोर्न हो गया, तो डिजीज फ्री सीड यूज करूंगा तो ये दोनों तीनों बीमारियां मेरी कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद क्या करूंगा मैं, सीड ट्रीटमेंट, क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट करने का एक जो मैकेनिज्म होता है वो होता है FIR, ठीक है, ये होता है फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम का, इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। फंजीसाइड सबसे पहले ये लेते हैं, ठीक है। तो सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो सीड ट्रीटमेंट में देखो दो तीन चीजें होंगी, किस किस में तरीके से ले सकते हैं अपन, एक तो लेंगे केमिकल और दूसरा थर्मल, केमिकल और थर्मल ट्रीटमेंट, दोनों चीज होगी इसके अंदर। देखो सीड ट्रीटमेंट में केमिकल में क्या करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या करेंगे अपने, केमिकल में क्या लेंगे, वीटावैक्स, क्या लेंगे, वीटावैक्स, तो वीटावैक्स का सीड ट्रीटमेंट करूंगा 2 ग्राम पर केजी सीड। अब ये देखो वीटावैक्स यूज करूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्मट जो डिजीज होती है वो सीड बोर्न होती है, सीड ट्रीटमेंट कर दूंगा तो स्मट के चांसेस कम हो गए। दूसरा सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट, फ्री का है, धूप में सुखाना ही तो है सीड को, ठीक है। सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट कंप्लीट बता चुका हूँ इसके बारे में, तो ये तुम लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट प्लस सीड का क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ये भी किसके लिए है, लूज मट के लिए और बंट के लिए, इन डिजीज के लिए, तो ये बीमारियां कंट्रोल कर दी ना अपन ने पहले से सीड के अंदर। अब इसके बाद देखो सोइल का हो गया, सीड का हो गया, अब उसके बाद क्या करते हैं अपने इसके अंदर, ये तो हो गया इनिशियल इसका ट्रीटमेंट कि पहले इसका अपने उपचार हो गया, ठीक है। वीटावैक्स और प्लांट वैक्स दोनों का अपने ले सकते हैं, तो प्लांट वैक्स आता है बंट के लिए और वीटावैक्स आता है स्मट के लिए, तो ये आ गया इसकी सीड ट्रीटमेंट के लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे इसके अंदर, देखो कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेज होती है। कल्चरल प्रैक्टिसेज में क्या क्या चीज ध्यान रखना है अपने को, ये चीज देखो, उसके अंदर क्या करेंगे, एक तो करते हैं रोगिंग, ठीक है, क्या करेंगे, रोगिंग, रोग्यू आउट करेंगे प्लांट को, ठीक है, प्लांट को रोग्यू आउट करेंगे, इन्फेक्टेड प्लांट को वहां से रिमूव कर देंगे, उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, थ्रेसिंग का भी उसका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपने, एक चीज और देखो, सोइल के अंदर अपने एक चीज अपना सकते हैं, सोइल ट्रीटमेंट, इससे थोड़ा पहले लिखने पॉइंट ये सोइल ट्रीटमेंट। तो सोइल ट्रीटमेंट होता है, तो सोइल ट्रीटमेंट के अंदर क्या करेंगे, देखो सोइल ट्रीटमेंट के अंदर अगर सोइल के अंदर निमेटोड है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होती है वीट के अंदर, अपने इसके ये मेन डिजीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। सोइल ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, निमेटिसाइड, क्या करेंगे, निमेटिसाइड यूज करेंगे। उसमें क्या करेंगे अपने, जैसे फोरेट, एल्डिकार्ब और कार्बोफ्यूरॉन, ये अपने इसमें एज ए सोइल ट्रीटमेंट यूज करेंगे इसमें। और इसमें क्या आ जाएगा, देखो वेपाम, ये फंजीसाइड होता है सल्फर वाला, इसका भी अपने सोइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गया इसमें सोइल ट्रीटमेंट में, रोग्यू आउट करेंगे, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट, सीड का ट्रीटमेंट कर दिया, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी,
इसके अंदर ये जो है ना सॉइल ट्रीटमेंट में और सीड ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करेगी, निमेटोड को कंट्रोल करने का काम करेगी। उसके अलावा अपने निमेटिसाइड का सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्या करेगा, निमेटोड कंट्रोल में भी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज़ और होती है, जैसे साल्ट सॉल्यूशन का अपने ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो भी होता है किसके लिए, निमेटोड कंट्रोल के लिए, ठीक है। एंगुइना ट्रिटिसाइड जो इनके जो सिस्ट वगैरह होते हैं उनको निकालने के लिए 1% से 10% का सॉल्यूशन बना के नमक का घोल उसके अंदर सीड को डिप कर देते हैं, तो वो क्या करता है, उसमें निमेटोड का इन्फेक्शन होता है तो वो चला जाता है। उसके अलावा सीड ट्रीटमेंट में एक चीज़ और ले सकते हैं, देखो सीड ट्रीटमेंट में क्या लेंगे, स्टेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, कितना 250 ppm का, और ये किसको कंट्रोल करेगा, एंगुइना को, ठीक है। एंगुइना या सॉरी टुंडू डिजीज जो होती है ना, क्लेवीबैक्टर को, टुंडू डिजीज कंट्रोल के लिए ये सीड ट्रीटमेंट में बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई देखो सीड ट्रीटमेंट के अंदर। अब उसके बाद अपन करेंगे इसमें इरिगेशन मैनेजमेंट और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। हैवी नाइट्रोजन की डोज इसको नहीं डालना, ठीक है, या फिर एडिक्वेट, ठीक है, एडिक्वेट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। अब इसमें क्या होता है, देखो इनका ऐसे यूज़ करना है कि पोटेशियम और बैलेंस यूज़ बोल सकते हैं, इसको बैलेंस यूज़ करना है। इरिगेशन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। और क्या होता है, मिल्किंग स्टेज पे इरिगेशन वगैरह होती है, तो और क्या, सोविंग ऑफ टाइम, डिजीज़ को बचाने के लिए डेट ऑफ सोविंग होती है वो होती है टाइमली सोविंग प्लस अर्ली सोविंग, इसके लिए बेनिफिशियल होता है। किसके लिए, रस्ट कंट्रोल के लिए, टाइमली और अर्ली सोविंग ऑफ प्लांट, ठीक है, ऑफ व्हीट। और यूज डिजीज एस्केपिंग वेराइटी और यूज डिजीज एस्केपिंग वेराइटीज और रेजिस्टेंट वेराइटीज फॉर रस्ट। तो ये बहुत सारी वेराइटीज़ डेवलप हो चुकी है उनके बारे में, जैसे छोटी लरमा, लरमा रोजा, ये क्या होती है, छोटी लरमा रोजा, ये कुछ वेराइटी हैं जो रेजिस्टेंस जीन होता है इनके अंदर, ठीक है। क्यों, इसके अंदर एक दिक्कत ये भी रहती है, जब अपन प्रोडक्शन की तरफ चलते हैं तो वो चीज़ें इस चीज़ को लिमिटेड कर देती है, या तो अपने रेजिस्टेंस वाला करेक्टर मिलेगा या प्रोडक्शन वाला। ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीपेस्ट होता है मेथड, यूज़ करना इसका ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि प्रोडक्शन को देखते हुए अपनी उतना प्रोडक्शन होता है उतना इसका डिजीज़ का प्रकोप बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको अपने कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आप रस्ट को अगर केमिकली से अच्छा इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हो, तो आप यहाँ पे किसकी यूज़ कर सकते हो, वेराइटी जो स्मट से ग्रसित होती है, या निमेटोड रेजिस्टेंट या स्मट रेजिस्टेंट वेराइटी भी ले सकते हो। तो ये एक मेथड हो गया इसके अंदर, कल्चरल प्रैक्टिसेस मान लो उसको। अब उसके बाद आता है इसके अंदर टाइमली यूज ऑफ फंजीसाइड। टाइमली यूज ऑफ फंजीसाइड का मतलब इफ नीड, ठीक है, नीड बेस्ड स्प्रे जिसको बोलते हैं, ज़रूरत के हिसाब से अपने स्प्रे करना है। इतना ट्रीटमेंट करने के बाद में अगर अपने खेत के अंदर, फसल के अंदर बीमारी दिखती है, जैसे स्मट दिख गया, तो एक तो इसकी रोगिंग करना है, दूसरी चीज़ नीड बेस स्प्रे करेंगे तो किसकी करेंगे, वीटावैक्स की, ठीक है, वीटावैक्स का अपना नीड बेस स्प्रे करेंगे, या फिर कार्बेंडाजिम का करेंगे, ठीक है। तो ये नीड बेस स्प्रे होता है, 0.25% से इसका फोलियर एप्लीकेशन करेंगे। प्लस रस्ट दिख गया, रस्ट डिजीज़ कंट्रोल करना है तो नीड बेस स्प्रे होगी, फोलियर एप्लीकेशन होगी, 2 to 3 एप्लीकेशन होगा इसका, 2 से 3 स्प्रे होगी, 10 to 15 डेज इंटरवल, 10 to 15 डेज इंटरवल से करेंगे। और किसका, टेबुकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, इनमें से जो भी सूटेबल हो, प्रोपिकोनाजोल, ठीक है,
ठीक है। इसके लिए प्रोपिकोनाजोल और ये टेबुकोनाजोल और प्रोपिकोनाजोल ये दोनों इनको कंट्रोल करने में काम में ली जाती है। इनका डोज बहुत कम होता है, ठीक है। 0.2% से इसका फोलियर स्प्रे करेंगे, 2 to 3 एप्लीकेशन करेंगे। महंगी भी होती है। इसके अलावा और अगर ये नहीं मिले तो अपने मैंकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम, ये भी इसके लिए फ़ायदेमंद है। कार्बेंडाजिम या फिर मैंकोजेब, ये इसका डिजीज़ कंट्रोल में काम में आएगी, ठीक है। तो स्मट और ये लगभग इसमें सब में काम आ जाती है, स्मट, बंट और रस्ट के अंदर। तो नीड बेस्ड स्प्रे होगी। इसके अलावा अपने एक चीज़ और कर सकते हैं इसके अंदर, नीड बेस्ड स्प्रे ऑफ स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट टू कंट्रोल टुंडू डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए करते हैं। वही 250 से 500 ppm तक फोलियर एप्लीकेशन करते हैं इसका। ये हो गया अपना आइडियम, किसका? वीट का। देखो सिंपल है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सीधे पॉइंट लिखने हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है अपने। तो इस प्रकार से अपने को एक आइडियम बनाना है। समझ में आई बात? एक डिजीज़ के बारे में लिखो पहले, और डिजीज़ के बाद में उसका धीरे धीरे पूरा उसका किस प्रकार से करेंगे कंट्रोल, कौन सा मेथड बढ़िया होता है, सूटेबल होता है। तो ये वीट अपने कोर्स के अंदर भी है, वीट का आइडियम लिख लिया। इसको ध्यान से देख लेना, इसको एक बार पढ़ भी लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट क्लास में अपने आइडियम मॉड्यूल है 4-5 करोड़ के, उसके बाद इंटीग्रेटेड नेमेटोड मैनेजमेंट, उसके बाद कोर्स खत्म। ये अपना बेसिक है, ठीक है। तो ऐसे लिखना है। उसके बाद में किसी के बिल्कुल भी समझ में नहीं आए तो उसके बाद 100 ट्रिक के काम करेंगे, वो भी है मेरे पास। लेकिन एक बार पूरा अच्छे से पढ़ना है, फिर समझ में नहीं आए तो बात करेंगे अपने, इस पर अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।